हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारी IIT जैम 2019 पेपर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें से साहिल सर ने कल लिया था डिस्कशन। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स पर लिया था कल। आज मैं डिस्कशन लूँगा थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक, 2019 IIT जैम का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से मॉडर्न फिजिक्स साहिल सर ने ले लिया था। आज मैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, है ना। फिर उसके बाद अमृता मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगी, है ना। ओके और फिर उसके बाद पार्टिकर सर डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, और देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विनोद सर डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ सॉलिड स्टेट जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए और नेट के लिए, ठीक, साथ ही साथ अगर IIT जैम के लिए भी, तो आप ये लेक्चर सीरीज चल रही है प्रशांत सर की, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। आज उनका 4 बजे लेक्चर होगा यूट्यूब पर, और बिल्कुल फ्री, जिसमें, ठीक है, ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से 2 अवेलेबल हैं, तीसरा आज सर डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, चलिए। यस, इसके साथ साथ हमारा फिजिकल साइंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, CSIR नेट का, जो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कराइए, क्योंकि जितना जल्दी आप एनरोल कराएंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, ओके, चलिए। ओके, इसके बाद हमारा 18 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था IIT जैम फिजिक्स का बैच। ठीक, तो जो लोग इच्छुक हैं वो क्या करिए, अपने आप को एनरोल कराइए और IIT जैम में अच्छी रैंक लाइए, है ना। ओके, देखिए इसका फ़ायदा क्या है, इससे अगर आप अपने आप को एनरोल कराते हैं तो क्या होगा कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब रोज़ आपके जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप, उसमें क्या आएंगे, लेक्चर्स आएंगे। उसके बाद अगर आप कोई लेक्चर मिस कर देते हैं तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी टीचर बोर्ड पर लिखेगा वो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप अपने बहुत ही अच्छे स्पार्क नोट्स बना सकते हैं। और वो जो स्पार्क नोट्स हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, ओके, चलिए, दैट्स गुड। हाँ, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक, तो ये जो बैच है ये 21 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था। ठीक, अभी भी एनरोलमेंट चल रहे हैं, आप अपने आप को एनरोल कराइए, ठीक, और अपना असिस्टेंट बनने का, जो सब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है उसे पूरा कीजिए, है ना। ओके, यस। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो IIT जैम 2019 के पेपर में आए थे, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। ठीक है, ओके। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आया है वो देखिए, ये वैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि IIT जैम में क्या क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, थर्मोडायनेमिक्स है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। ठीक, ओके। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, द फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आपको पता है कि 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, फर्मी डिरैक, बोस आइंस्टाइन और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ठीक, ओके। तो फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया NE इज व्हाट, कितने पर, टेम्परेचर T पर पूछ रहा है, और EF क्या है यहाँ पर, फर्मी एनर्जी है। तो देखिए आज जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये आप ठीक से देखते हैं, मतलब सभी लोग अगर जुड़ते हैं इससे, ठीक, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, इसमें आप लोगों को केवल पेपर तो पिछले साल का डिस्कस हो गई, साथ ही साथ जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अभी अपकमिंग पेपर आने वाला है IIT जैम का, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको पता है कि जो नॉर्मल, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जनरल लिखें, F इज इक्वल्स टू कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन, ठीक है ना, E टू द पावर क्या होता है, E माइनस म्यू, म्यू क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल होता है, अपॉन KT, और प्लस क्या, A होता है। ठीक, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द A वैल्यू, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेंजेस। लाइक
अगर ए की वैल्यू क्या है, अगर ए की वैल्यू +1 है, ठीक, ए की वैल्यू +1 है तो ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, और अगर ए की वैल्यू -1 है तो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है, राइट। और अगर 0 है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आ जाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, उसने बोल दिया है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछ रहा है वो, है ना, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछ रहा है। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/e⁻⁻ - और प्लस क्या 1 आ जाएगा, राइट। ओके, ठीक है, दैट्स नाइस। अच्छा, तो एफ इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास। तो यही तो पूछा। अब यहाँ पर म्यू क्या होगा, ठीक, जो फर्मी एनर्जी होती है ना वही क्या होती है, वही केमिकल पोटेंशियल भी होता है। ओके, ठीक है ना। तो फर्मी एनर्जी, जो फर्मी एनर्जी होती है वही क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसने Fe से डिनोट नहीं किया है, किससे किया है, Ne से डिनोट किया है। तो Ne इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/e⁻⁻ अपॉन kT + 1। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक। ओके, तो चलिए बच्चों के कमेंट्स देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे। ओके, नमस्ते अशोक, अब्दुल नेहल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन अब्दुल, प्रिया गुड मॉर्निंग। अशोक पूछ रहे हैं कि सर बैच कैसे ज्वाइन करें। तो देखिए हमारी जो टीम है, वो जो हमारी टीम है उसका नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे कि बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, राइट। ओके, और ओके, ठीक है, चित्रा आंसर दे रही हैं इसका बी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या इसका बी आंसर आ रहा है। यस, देखिए ये जो हमारा आ रहा है Fe, वो क्या आ रहा है, वो बी ही आ रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है तो लाइक करिए। ओके, ठीक, और मुझे बताते रहिए कि क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक, और इन्वॉल्व होइए अपनी कन्वर्सेशन में, है ना। ओके, इंटरेक्टिव रहेगी क्लास तो कुछ मज़ा आएगा, अदरवाइज तो फिर ऐसे मैं ही पढ़ाता रहूँगा तो क्या है ना। ओके, चलिए ठीक, दैट्स गुड। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए हीट इंजन बेस्ड ऑन द कार्नोट साइकिल। एक हीट इंजन है आपके पास और किस पर बेस्ड है, वो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। तो ये कह रहा है कि हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट वाट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक हीट इंजन है जो कि कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। ओके, कार्नोट साइकिल पर बेस्ड है। तो जो हीट ऐड करी जाती है, देखिए कोई भी इंजन है कैसे चलेगा, उसमें हीट तो ऐड करोगे ना, कुछ हीट ऐड करी जाती है और कुछ हीट क्या करी जाती है, रिजेक्ट करी जाती है। तो अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस में हीट ऐड करी जाती है, क्या वो कांस्टेंट एंट्रोपी पर करी जाती है, क्या वो कांस्टेंट प्रेशर पर करी जाती है, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस पर करी जाती है, कोई बताएगा। चलिए देखते हैं किस किसने बताया है। ओके, भीष्म आंसर दे रहे हैं सी इसका, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपको कार्नोट साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए आज मैं क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक। ओके, तो जो क्वेश्चंस डिस्कस मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अपकमिंग पेपर में, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी लोगों को कार्नोट साइकिल में जो जो प्रोसेस है वो तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी प्रोसेस में हीट ऐड करी गई है और कौन सी प्रोसेस में हीट रिजेक्ट करी गई है, ठीक है ना। आज अगर ऐड का क्वेश्चन आया है तो कल रिजेक्ट का आ सकता है, ठीक। ओके, तो देखिएगा अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं किसका, कार्नोट साइकिल का, ठीक है ना। तो कार्नोट साइकिल का जो पीवी डायग्राम होता है, दो आइसोथर्म्स होते हैं T1 एंड T2,
वो दोनों आइसोथर्म किससे जुड़े होते हैं? दो एडियाबैटिक प्रोसेस से जुड़े होते हैं, ए बी सी डी। अगर आपको याद हो कि ए बी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ए बी क्या होता है, कोई बताएगा? ए बी कौन सी प्रोसेस है? ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और ये क्या होता है? ये तो देखिए इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। अगर स्लोप बहुत ज्यादा है तो वो कौन सी प्रोसेस है? अगर पीवी डायग्राम में किसी भी प्रोसेस का बहुत ज्यादा स्लोप है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? एडियाबैटिक, राइट। ओके, ये एडियाबैटिक हो गई। अच्छा, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो ये कौन सी है? आइसोथर्मल, लेकिन कैसा है? कंप्रेशन है, ठीक है ना। एरोज ऐसे होते हैं इसमें, इस तरीके से आइसोथर्मल। और क्या होता है? कंप्रेशन होता है इसमें, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। देखिए अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसे कंप्रेशन बोलेंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक। दैट इज नॉट वेरी हार्ड। ओके, तो ये क्या होता है? ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हीट जो ऐड करी जाती है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट क्या करी जाती है? ऐड करी जाती है। ओके, जो हीट ऐड करी जाती है वो किस में करी जाती है? आइसोथर्मल में। तो इस तरीके से दिखाते हैं, Q1 ऐड करा जा रहा है और वो ए बी प्रोसेस में करी जा रही है। और सी डी प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या करते हैं? हीट को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि हीट ऐड भी आइसोथर्मल में करते हैं, रिजेक्ट भी आइसोथर्मल में करते हैं। और आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर, ठीक है ना। ओके, तो अगर ये कहता है कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम व्हाट, तब भी क्या आंसर आता? टेम्परेचर ही आंसर आता, ठीक है ना। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये एक्सपेंशन है और ये क्या है? कंप्रेशन है, राइट है। ओके, चलिए कमेंट्स देख लेते हैं बच्चों के क्या बोल रहे हैं। कौशिक का आंसर है सी, बहुत अच्छे, शाबाश। भीष्म आइसोथर्मल, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। राजीव पात्रा, हेलो, बहुत सही, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहिए, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बस जस्ट ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट हम लोगों को याद ही रहना चाहिए ना। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है ना। ओके, तो कोई बता सकता है कि क्या है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला? उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा होगा। बल्क मॉडुलस B इज इक्वल्स टू जो होता है आपका, वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, ऐसे याद रखिए। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक। नेगेटिव साइन इसलिए आता है कि जो वॉल्यूम डिक्रीज, मतलब जब प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये चीज कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बल्क मॉडुलस आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। उसे पॉजिटिव क्वांटिटी में ही मेजर किया जाता है। ओके, चलिए ठीक है, दैट्स नाइस। तो ये सारी चीजें किस पर होती हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। बल्क मॉडुलस देखिए आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया क्या? बल्क मॉडुलस बताया। क्या पता अगली बार बल्क मॉडुलस पूछ ले, राइट। ओके, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये V क्या होगा? वो ऊपर पहुंचेगा, ठीक। नेगेटिव ऑफ V, है ना, डेल P ओवर डेल V भी लिख सकते हैं इसे, एट कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। ये तो हो गया बल्क मॉडुलस। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडुलस एंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी? चलिए देखते हैं बच्चों ने क्या बताया। ओके, धवल सी बता रहे हैं, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, देवेंद्र गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बल्क मॉडुलस ये हो गया। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? वो इसकी रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की, ठीक। तो इसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं और सिंपली यू विल गेट द आंसर, ठीक। बहुत ही ईजी है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/V, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम? इस चीज को लिख देंगे नीचे को, माइनस V डेवर P ओवर डेवर V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल का ये मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड करी गई है,
ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी को किस पे डिफाइन किया गया है, आइसोथर्मल यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/v, राइट, ये ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा dv/dp एट कांस्टेंट t। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है उसका, शाबाश, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए रेड स्टार हैविंग रेडियस दिस R स्टैंड फॉर, ये स्मॉल r स्टैंड फॉर रेडियस और कैपिटल R स्टैंड फॉर द रेड कलर, ओके, ठीक। और उसका टेम्परेचर कितना है, TR है। एक आपके पास कैसा स्टार है, रेड स्टार है, ठीक है ना, ये क्या है, रेड स्टार है। और एक दूसरा क्या है, दूसरा है आपका व्हाइट स्टार, ठीक, ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका व्हाइट स्टार, है ना। इसकी रेडियस कितनी है, RW, वो R है, राइट, और इसकी रेडियस कितनी है, RW है। इसका टेम्परेचर TR है और इसका टेम्परेचर कितना है, TW है, ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं, देखिए इसमें रिलेशंस दे रखे हैं कि कौन सा रिलेशन ट्रू है ना, रिगार्डिंग रेडियस एंड टेम्परेचर, ये पूछ रहा है ना। तो अब देखिए क्या आप कलर को रिलेट कर सकते हैं कि कलर अगर आपको पता है किसी बॉडी का, इल्यूमिनेटिंग बॉडी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लाइक आपको कोई कलर दिखाई दे रहा है, तो जैसे लाइक ये मुझे ब्लू दिख रहा है, ये मतलब सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि उन पे लाइट डालो तो दिखता है, ठीक है ना, ओके, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी की बात चल रही है वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी की बात चल रही है। लाइक स्टार जो होते हैं वो खुद की रोशनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, स्टार या फिर और सन भी स्टार ही है ना, लाइक मून नहीं है, ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी की ही बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। तो आप मुझे ये बताएं, आप में से कोई बताएगा कि हाउ कैन वी कनेक्ट द कलर विद द टेम्परेचर, क्या हम कलर को टेम्परेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा लॉ है फिजिक्स में, कोई बताएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखते हैं कि बच्चों ने क्या बोला है। ओके शौर्य, गुड मॉर्निंग, मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या हम कलर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कौन से लॉ से हम कनेक्ट करते हैं कलर को टेम्परेचर से, वीन्स लॉ या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस पर ना IIT जैम में अल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आता ही रहता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो टॉपिक है उसमें है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये क्या कहता है कि जो लाइट निकल रही है, देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्या है वो जल रहा है, मतलब जल रहा है, इसका मतलब लाइट उसमें से रेडिएशन क्या है निकल रहे हैं, तो रेडिएशन उसमें से सारे निकलते हैं, लेकिन एक रेडिएशन आपको दिखाई देगा उसमें, उस समय पर केवल एक कलर उस बॉडी का दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे लाइक आयरन है, आयरन को गर्म करते हैं तो पहले कौन सा कलर दिखता है, रेड दिखता है, और गर्म करिए उसे, क्या दिखेगा, येलो दिखेगा, और गर्म करिए व्हाइट दिखेगा, और गर्म करिए ब्लू दिखना चाहिए, लेकिन तब तक वो खत्म हो जाता है, राइट, ओके। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता तो ब्लू दिखता है ना, ओके। चलिए ठीक है, तो लैम्डा टी मतलब जो भी मैक्सिमम लाइट जिस कलर की निकल रही है उसका क्या, उसका वेवलेंथ क्या बताता है किसी भी बॉडी के बारे में, कि उसका कलर क्या है, मतलब किसी भी बॉडी कह रहा हूँ लाइट के बारे में, ठीक है, लाइट के कलर को बताता है लैम्डा। हाँ ऑल्दो कुछ लाइट्स हम देख नहीं सकते, है ना, ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, केवल देख तो आप विजिबल वाले ही सकते हैं, ऑल्दो ये कलर के बारे में बता रहा है। और ये टेम्परेचर है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इनका प्रोडक्ट जो है ना वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा m या फिर t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया। आप बताएंगे कि व्हाइट कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है या फिर रेड की ज़्यादा होती है, कोई बताएगा मुझे किसकी ज़्यादा होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत बढ़िया देवेंद्र, ओके, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनटू
तो आप देख सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या कम, राइट, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पर, है ना, लैम्डा एम लिखना चाहिए मुझे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि लैम्डा आर जो होता है वो ज़्यादा होता है लैम्डा वाइट से, ठीक है ना, रेड कलर का वेवलेंथ वाइट कलर से ज़्यादा होता है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा रेड कलर का, ओके, रेड कलर का टेम्परेचर कम हो जाएगा किससे, टेम्परेचर ऑफ द वाइट से, ठीक। तो यानी व्हाइट कलर का जो स्टार है वो ज्यादा गर्म है किससे, रेड कलर के स्टार से, ठीक है ना। अब ये दिया है। अच्छा, एक और चीज इसमें दी हुई है कि जो पावर निकल रही है ना दोनों स्टार से वो सेम है, लिखा है ना, दोनों जो स्टार रेडिएट कर रहे हैं वो सेम पावर कर रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, बताएंगे आप पावर का फॉर्मूला, पावर रेडिएटेड बाय द रेड स्टार इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड बाय द क्या व्हाइट स्टार, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप, P इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 इंटू द एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी, और एरिया हम बॉडी को कैसा मान रहे हैं, स्फेरिकल मान रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, राइट है, ओके, दैट्स नाइस। सिग्मा T R टू द पावर 4 पाई आर रेडियस किसकी, रेड कलर के स्टार की का स्क्वायर, ठीक, ओके, इज इक्वल्स टू सिग्मा टी डब्ल्यू आएगा ना, राइट, 4 पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर, राइट है, ओके। तो ये सब कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। टी आर अपॉन टी डब्ल्यू टू द पावर 4, ठीक है ना, टी डब्ल्यू को इधर ले आए और इसे आर को जरा उधर ले जाए, तभी तो रिलेशन, देखिए एक रिलेशन हमें मिल चुका है, टेम्परेचर का रिलेशन मिल चुका है, व्हाइट जो स्टार है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड स्टार, ये हमें मिल चुका है। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किसकी रेडियस ज़्यादा है, ठीक, ओके, और प्रोवाइडेड दोनों की पावर कैसी है, सेम है ना, ओके, चलिए, ओके, दैट्स गुड। आर डब्ल्यू अपॉन आर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो टी आर अपॉन, देखिएगा जरा, टी आर अपॉन टी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, का स्क्वायर इज इक्वल टू आर डब्ल्यू अपॉन आर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, रेशियो है ना ये, ठीक, नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है और ऊपर वाली कम है, तो ऐसा इसके लिए भी होगा, ठीक। तो सिंस टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन क्या, टी आर, सो इसके सामने ये है ना, ओके, तो आर इज ग्रेटर देन आर डब्ल्यू, क्लियर है ना। अगर नहीं है क्लियर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, और है तो यस बोलिए, ठीक, ओके। चलिए देख लेते हैं बच्चों के कमेंट्स क्या है ना, ओके। कौशिक दे बोल रहे हैं रेड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके। हाँ, हमने स्टीफेंस लॉ यूज किया है, ये जो लॉ है यहाँ पर वो कौन सा है, स्टीफेंस लॉ है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में दो ही तो चीजें हैं, एक तो स्टीफेंस लॉ है और एक बीन्स लॉ है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दो चीजें अगर आपको लगानी आती है तो अधिकतर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं, इन दोनों लॉज पर, ठीक, और इजीली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया, सबने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, ओके, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है ना, एडियाबैटिक कंडीशन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। देखिए दो यहाँ पर दी हुई हैं चीजें कि फ्री एक्सपेंशन है, किसका हो रहा है, गैस का। गैस के फ्री एक्सपेंशन के बारे में आप लोग जानते हैं, कोई बताएगा कि क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, है ना, ओके। चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में। तो क्या होता है कि एक इंसुलेटेड चैम्बर होता है, ठीक, फ्री एक्सपेंशन की बात चल रही है, ठीक, पूछ क्या रहा है कि इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, उतनी ही रहेगी, क्या होगा फ्री एक्सपेंशन में,
है ना। तो पहले ये जानना तो जरूरी है कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है ना, तभी तो बता पाएंगे कि फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है ना। ओके ठीक है, तो देखिएगा जरा, तो ये क्या है, एक वॉल है, इधर क्या है, गैस है, राइट, यहाँ पर है आपकी गैस, ठीक, ओके। और ये इंसुलेटेड वॉल है। देखिए इसने बोला एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक, कभी कभी देखिए ये वर्ड यूज करता है एडियाबैटिक कंडीशन, कभी कभी वर्ड यूज करता है एडियाबैटिक वॉल्स, ठीक। इसका मतलब क्या है कि वॉल्स आर इंसुलेटिंग, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम, राइट। इसका मतलब ये है, एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब है कि द वॉल्स आर insulating, there is no heat exchange between the surrounding and the system. Okay, cool, that's nice, ठीक है। तो मैंने बताया कि फ्री एक्सपेंशन में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक। तो ये क्या हो गई, एडियाबैटिक वॉल्स हो गई, ठीक। यहाँ पर गैस है, और ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये वैक्यूम है, VACUUM, ये वैक्यूम है, राइट। तो वैक्यूम में क्या होता है कि गैस लीक होती है, ठीक। तो जब वैक्यूम में गैस जाएगी तो क्या होगा, उसे कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? आप सोच के देखिए, किसी गैस को कब वर्क करना पड़ता है, जब वो किसी जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क करती है, मतलब उसे कुछ फील होगा, मतलब जब तक प्रेशर नहीं होगा तो वर्क कैसे होगा, समझ रहे हैं। अभी गैस इसमें एक्सपेंड हो रही है, तो क्या गैस कोई वर्क कर रही है? कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अरे वैक्यूम में जा रही है, वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों को नहीं पता, पता होना चाहिए। वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है, वो 0 होता है, राइट है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रेशर 0 है तो क्या वर्क करना पड़ेगा इसे, कुछ नहीं, है ना, कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय द गैस, अगर हम बात करें इस सिचुएशन में कितना होगा, PdV होगा, और P कितना है, वो 0 है सर। माना चलो वॉल्यूम चेंज हुआ है लेकिन प्रेशर ही 0 है, तो वर्क कहेगा, तो वर्क कुछ करना ही नहीं पड़ा गैस को, गैस को कुछ वर्क नहीं करना पड़ता। यहाँ पर ये फ्री एक्सपेंशन के केस में तो कोई वर्क नहीं रहा, ठीक है ना। और एडियाबैटिक वॉल्स हैं, तो क्या कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा क्यू भी क्या रहा, वो 0 रहा, डेल्टा क्यू 0, डेल्टा W 0, ठीक है ना, डेल्टा क्यू 0, डेल्टा W 0, तो किस चीज की याद आ रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कनेक्ट करता है डेल्टा क्यू, डेल्टा W और डेल्टा U को, ठीक है ना। वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फ्री एक्सपेंशन में याद रखिए कि वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज 0, ठीक है ना, ओके। एंड इफ द वॉल्स आर इंसुलेटिंग द डेल्टा क्यू इज 0, ओके। एंड you know the first law of the thermodynamics, first law of TD thermodynamics, that is basically the energy conservation, okay। कि हीट जो दे रहे हैं आप सिस्टम को, वो क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है सिस्टम की, और कुछ ना कुछ क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है ना, ओके। चाहे तो आप इसे डेल्टा भी लिख दें, ओके, ठीक। तो भाई या फिर डेल्टा W भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। मैं आपको बार बार ये लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या लिख सकते हैं। ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई, ये चीज भी 0 हो गई, तो ये चीज क्या आ गई, डेल्टा क्यू 0, डेल्टा W 0, तो डेल्टा U 0। इफ डेल्टा U 0 तो क्या, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 हो गया तो UF इज इक्वल टू कितना आ गया, UI आ गया। यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ। आपको पता है कि वो ऐसे भी पूछ सकता था, ये क्वेश्चन आया है गेट एग्जामिनेशन में 2020, हाँ मतलब 2019 में आया था, यस ओके। गेट का भी एग्जाम होता है ना फिजिक्स के लिए, तो उसमें आया था, उसमें इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं पूछा था। उसने कहा था इन द प्रोसेस इन द फ्री एक्सपेंशन द टेम्परेचर के लिए बातें पूछी थी, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बराबर रहता है, क्या रहता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। मैंने बताया कि मैं केवल पेपर ही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज भी बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से जल्दी शेयर करिए और लोगों को, जिससे और लोगों का भी फायदा हो, और ऑब्वियसली, ठीक है ना, ओके ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, TF इज इक्वल टू क्या, TI, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ क्या,
टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो गया कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है ना, तो रिमेन्स क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस क्या होता है कि टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। या फिर इंटरनल एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो चलिए बच्चों के कमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके अच्छा, सोमेन का कहना है सर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्लास करा दीजिए। ओके कराते हैं, अभी तो पेपर डिस्कशन चल रहा है। ओके तो अगर कुछ आगे प्लान बनता है तो मैं डेफिनेटली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पर पढ़ाऊंगा आपको, है ना, क्लास लूंगा एक, ठीक है ना सोमेन। ओके तो सबका आ गया था ये आंसर डी, ठीक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको अच्छा लगा, ये मतलब समझ आया तो यस बोलिए सभी लोग, ठीक है। ओके ये जो क्वेश्चन है ये फेज ट्रांजिशन पर क्वेश्चन है, ठीक। ओके और देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इन द गिवन फेज डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस, ठीक, द रीजन 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली आर। मतलब यहाँ पर शायद आपको ठीक से ना दिख रहा हूँ, मैं इधर बना देता हूँ। देखिए जो इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक, वो क्या है कि इस तरीके का डायग्राम है, ठीक। और इसमें रीजंस दे रखे हैं। एक रीजन दिया है ये वाला, ये फर्स्ट बोल रहा है, ये वाला कौन सा बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है, और ये वाला कौन सा बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है, और ये क्या है, फोर्थ है, ठीक। ओके तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों फेजेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक साथ तीनों फेज क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बस थोड़ा सा अगर टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन की वजह से उसके एकदम से स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसे अचीव करना मुश्किल होता है ट्रिपल पॉइंट को, ठीक है ना। ओके तो ये इसे बोलते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट, ठीक। ओके और इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। वैसे उसने दिया हुआ था क्रिटिकल पॉइंट। तो ये 1 2 3 पूछ रहा है कि वो क्या है, तो कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या होते हैं 1 2 3। जिसने फेज डायग्राम पढ़ा है वो आसानी से इसे बता पाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लॉजिक वॉजिक इतना नहीं है इसमें, आपको बेसिकली याद ही रखने पड़ते हैं ये रीजंस कौन से हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक। तो देखिए अगर बात करें तो ये सॉलिड होता है, ठीक है ना। ये वाला जो कर्व है मुझे याद है इसे मेल्टिंग कर्व बोलते हैं। अगर ये सॉलिड रहा तो इसके साइड वाला क्या होगा, लिक्विड होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले कर्व को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग कर्व, ठीक। TIFR का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है ना। ओके तो TIFR में क्वेश्चन पूछे गए थे कि पूछा गया था कि ये जो कर्व्स दिख रहे हैं, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, इन तीनों कर्व्स को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेल्टिंग कर्व है। और जो सॉलिड और किसे, चलिए पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ TIFR वाले को, ठीक है। तो ये सॉलिड है, इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सा होता है, थर्ड रीजन, ये लिक्विड होता है, और ये वाला क्या होता है, गैस होता है, ठीक। ओके ये क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। और क्रिटिकल पॉइंट के आगे जो होता है ना वो सुपर हीटेड वेपर होती है, ठीक है ना, सुपर हीटेड वेपर। तो वेपर ही लिख देते हैं सिंपली, ठीक। मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऐसा होता है कि आपका लिक्विड और गैस मतलब एक साथ ही दिखाई देंगे, आप मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो गैस है या लिक्विड है, समझ रहे हैं। जबकि इस पॉइंट में सडन चेंज होता है, मतलब गैस एकदम से लिक्विड में चेंज हो जाती है, और इससे नीचे जाने पर, इससे नीचे प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होता है कि लिक्विड अचानक से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। जबकि यहाँ पर एक कंटिन्यूस, अगर आप आगे चले गए, क्रिटिकल पॉइंट से आगे चले गए, तो आपको कंटिन्यूसली आप गैस से किस में जा सकते हैं, लिक्विड में जा सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पर जितना कम बोलूं, जितना ज्यादा बोलूं वो कम ही है, ठीक है ना। इस पे तो डिस्कशन हो सकता है काफी लंबा, फिलहाल हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक। फिलहाल मैंने बता दिया कि इधर जो होता है वो सुपर हीटेड वेपर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे। चलिए देख लेते हैं बच्चों ने क्या बताया आंसर। बच्चे बता रहे हैं डी, हाँ तो वो तो डी दिख ही रहा है। देखिए देखिए पहला कर्व कौन सा था, ये था, तो पहला क्या है, वेपर है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक। सेकंड कौन सा है, सेकंड गैस है, ठीक है। थर्ड कौन सा है, लिक्विड है, और फोर्थ कौन सा है, सॉलिड है। बहुत बढ़िया, शाबाश जिसने डी आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत सही। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। अब मैं बताता हूँ कि TIFR में उसने कैसे फ्रेम किया था। बस ये पूछ रहा था कि मान लीजिए ये वाला कर्व क्या है, इस वाले कर्व को, ये जो कर्व है इसका नाम पूछ रहा था वो, ठीक है ना। इसे कर्व को नाम दे दिया था A, B और C। तो इस तरीके से ऑप्शन दे दिए थे कि A क्या है, B कौन सा कर्व है और C कौन सा। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड में जब जाते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड फेस को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे आप इसे? मेल्टिंग कर्व ही तो बोलेंगे। अरे सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड बन रही है तो क्या हो रही है, मेल्टिंग, तो इसे क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग कर्व। ठीक, और अगर बात करें सॉलिड से क्या, गैस, ठीक है ना, सॉलिड से एकदम से जो गैस बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। सॉलिड से आपको एग्जांपल दे सकता है सॉलिड से एकदम गैस बनने का? जो कपूर होती है, ठीक है ना, उससे अगर थोड़ा सा गर्म करें तो वो लिक्विड में नहीं बनता, वो डायरेक्ट क्या है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक, ओके, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व। आज अगर ये क्वेश्चन आया है तो कल ये क्वेश्चन भी आ सकता है कर्व से रिलेटेड, राइट, ओके। और इसे क्या बोलते हैं, ये जो ये वाला जो कर्व है इसे क्या बोलते हैं, देखिए लिक्विड और गैस। तो लिक्विड से गैस में अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन कर्व। वेपर हो रहा है ना, वेपोराइजेशन क्या कर्व। क्लियर है ना सब लोगों का? ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट्स नाइस। ओके, जो आगे क्वेश्चन है ये MSQ है। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ देखिए कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं और इन रिलेशंस में क्या है कि तीन तीन चीजें दी है, मतलब ये तीन तीन टर्म्स दिए हुए हैं ना। ठीक, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे ऐसे तीन तीन टर्म्स दिए हुए हैं तो आपको बस क्या यूज करना है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या स्टेट वेरिएबल्स हैं सारे, P, V, T वगैरह क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं, राइट। तो अगर आपके पास तीन स्टेट वेरिएबल हैं, कौन कौन से, X, Y एंड Z, ठीक है ना, आपके पास तीन स्टेट वेरिएबल हैं, तो आप इन स्टेट वेरिएबल्स की हेल्प से बहुत सारे क्या बना सकते हैं, रिलेशंस बना सकते हैं। लाइक अगर मैं DZ बनाना चाहता हूं तो मैं पता है क्या लिखूंगा, DZ इज इक्वल्स टू डेवर Z ओवर डेवर X एट कांस्टेंट क्या, Y और dx। ठीक है, ओके, और प्लस डेवर Z ओवर डेवर बाय Y एट कांस्टेंट क्या, X इंटू dy। क्लियर है, ओके। तो फिलहाल ये तो याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक, ओके, तो आप लोग भी ट्राई करिए इस रिलेशन को लगा के देखिए। हमारे पास तीन ही तो वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और क्या, टेम्परेचर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं, डीपी निकालते हैं, है ना। ओके, तो चलिए देखिए डीपी क्या आएगा, है ना, देखते हैं। तो डीपी इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे, हमारे पास वेरिएबल कौन से बचे, केवल V और T ही तो बचा, है ना। तो dp इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे क्या, dp डेवर P ओवर डेवर V इंटू dV एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर, राइट है, ओके। दो ही तो वेरिएबल है V और, देखिए dp को लिख रहे हैं तो बचे कौन से, V और T ही तो बचे। तो डेवर P ओवर डेवर T एट कांस्टेंट वॉल्यूम और यहाँ क्या रहा, dP, राइट है, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। तो dp आ गया। तो अगर एट कांस्टेंट में क्या बात करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा मैं यही क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं यही क्यों कर रहा हूं सर, आपको कैसे पता है कि यही करना है इसमें, है ना। इसकी आपने अगर रिगरसली पढ़ा है और आपने Cp माइनस CV का जो जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया है तो उसमें ये स्टेप यूज होता है, ठीक है ना। जब भी मैं लेक्चर्स लेता हूं, मैं डेरिवेशन भी जब कराता हूं, एक्चुअली क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम में जो डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो सेगमेंट यूज होते हैं, डेरिवेशन एकदम से तो सॉल्व नहीं हो जाता, उसमें बीच में कुछ टूल्स लगते हैं, कुछ सेगमेंट्स लगते हैं, ठीक है ना। उन सेगमेंट को जो अच्छे से एनालाइज करता है वो सेगमेंट ही क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, ये ना सोचे कि डेरिवेशन किसी काम के नहीं होते। तो ये
एक्चुअली डेरिवेशन का सेगमेंट ही है। जब Cp माइनस सीवी का जो Cp माइनस सीवी आइडियल गैस के लिए R होता है, लेकिन उसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, राइट। ओके, तो चलिए ठीक है, एट कांस्टेंट अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो dp क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। dp क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, dp 0 कर देंगे इज इक्वल्स टू dp ओवर dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dv इज इक्वल्स टू वो प्लस डेवर p ओवर डेवर t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, राइट है। तो हमें चाहिए क्या देखिए जरा, हमें चाहिए dp ओवर dt, क्या बन जाएगा यहाँ से, हाँ ये है तो dp ओवर dt। एक काम करते हैं, इसे इधर ले जाते हैं। अगर आप इसे इधर ले जाएंगे तो डेवर p ओवर क्या हो गया, डेवर v एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया, dv इज इक्वल्स टू डेवर p ओवर डेवर t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, राइट है। ओके, तो ये dt को अगर आप नीचे ले जाएं तो ये सब कैलकुलेशन कब चल रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर चल रही है, नहीं, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर चल रही है। तो dp ओवर dt आपके पास जो आने वाला है माइनस ऑफ dp ओवर dv, ये लिखा हमने क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे जब नीचे लेके आएंगे dt को तो ये क्या बन जाएगा, डेवर v ओवर डेवर t एट कांस्टेंट क्या, ये सारी इक्वेशन हम लिख किस पे रहे हैं, dp 0 पर, राइट। ओके, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेवर p ओवर डेवर t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला ऑप्शन तो हमारा आ गया, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन सही है इसका मतलब, ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो एक तो dp ओवर dt वाला टर्म आ रहा है और एक dv ओवर dp वाला टर्म भी आ रहा है, तो हमें dv भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक। ओके, तो अगर आप अच्छा ये cc लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर d होना चाहिए, ओके, ये cc लिख दिया ना, d, ओके, ठीक है। तो अगर हम क्या करें ये dv के लिए भी यही काम करें, देखिए जैसे मैंने अभी dz dp के लिए निकाला ना, ऐसे ही आप किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, dv के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप वही प्रोसेस अगर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस वन, ठीक। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है ना। ओके, कूल, समझ में आती है बात ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं कमेंट में। राजीव पात्रा ड्राई आइस, ओके, आप फेज ट्रांजिशन के बारे में कह रहे थे, ठीक है। चित्रा का आंसर है ए इज राइट एंड डी इज ऑल्सो राइट बिकॉज ये MSQ है, ठीक। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, ठीक। ऐसे ही अगर आप जुड़े रहेंगे तो क्लास का माहौल और बढ़िया बनेगा, समझ रहे हैं, वरना फिर क्या है, मैं केवल बोर्ड पर पढ़ाता रहूं तो उसका कोई क्या मतलब ही नहीं है, ठीक है। ओके तो जैसे हमने डीपी के लिए किया वैसे ही हम किसके लिए कर सकते हैं, डीवी के लिए कर सकते हैं, और डीवी इज इक्वल टू 0 कर देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप सभी लोग ये कर लेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना, और आफ्टर द क्लास कमेंट करेंगे कि मैंने कर लिया और मेरा आंसर आया है, ठीक। ओके, ठीक है, दैट्स नाइस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोगों को होपफुली समझ आया होगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट है रिलेशन ये है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 स्टेट वेरिएबल हैं, तो आप डी जेड इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। इवन यू कैन ऑल्सो राइट डी वाई, यू कैन ऑल्सो राइट डी एक्स, ओके। पैटर्न आप देखिए यहाँ पर, बस समझ में आती है ना बात। ओके, दिस इज नाइस। ओके, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 गैसेस हैविंग मॉलिक्यूलर डायमीटर D1 एंड D2, ठीक। हमारे पास 2 गैसेस हैं और 2 गैसेस के जो डायमीटर हैं वो अलग अलग हैं। इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर कितना है, D2 है, ओके, ठीक है, गुड। और उनके जो मीन फ्री पाथ है वो λ1 और λ2 है, ठीक। ओके, तो मीन फ्री पाथ λ1 λ2 है, आर ट्रैप्ड सेपरेटली इन आइडेंटिकल कंटेनर्स, ठीक। और आइडेंटिकल कंटेनर्स में क्या है, वो रखी हुई है ना, ओके। तो आइडेंटिकल कंटेनर्स में रखी है और जो डायमीटर है उसमें रिलेशन भी दिया हुआ है, D2 इज इक्वल टू 2 D1 दिया हुआ है। मतलब कह रहा है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो दुगना है किससे, पहले वाले मॉलिक्यूल से, राइट।
तो कह रहे हैं कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बताइए सर कितना होगा। ठीक, प्रोवाइडेड द सिचुएशंस आर सेम फॉर बोथ दी एक्सेप्ट द डायमीटर। ओके, तो लैम्डा का फॉर्मूला जिसे याद है वो कर गया इस क्वेश्चन को, क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, तो लैम्डा जो होता है, मीन फ्री पाथ की बात करूं, कोई बताएगा कि मीन फ्री पाथ होता क्या है? उसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्री। ठीक, ओके, फ्री मतलब कोई मॉलिक्यूल है वो क्या है, इधर जा रहा है, फिर टकराया, इधर गया, फिर उधर टकराया, इधर गया, इस तरीके से क्या है, वो टकराता रहता है ना। तो दो कंसेक्यूटिव जो कोलिजन के बीच में वो डिस्टेंस कवर करता है, ओके, एवरेज डिस्टेंस, उसे ही क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोल देते हैं। फ्री कब रहा, दो कोलिजन के बीच ही में तो फ्री रहा, उसे ही क्या बोल दे रहे हैं, मीन फ्री पाथ बोल दे रहे हैं। चलिए वो तो है मीन फ्री पाथ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वो क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, डी इज द डायमीटर ऑफ द गैस। ठीक, ओ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, यस। तो अगर लैम्डा 1/λ2 की बात करी जाए तो ये इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, d2 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का स्क्वायर। ओके, ठीक, अच्छा आप बताएंगे कि d2 अपॉन d1 क्या है, d2 अपॉन सर d1 है 2, राइट है। ठीक, तो बस d2 अपॉन d1 की वैल्यू जरा डालिएगा यहाँ पर, लिखिए, क्या लिखेंगे, 2 का क्या स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 4 आ गया, है ना, समझ रहे हैं। अच्छा मैं आपको यहाँ पर, अच्छा एक और चीज रहती है यहाँ पर, ईटा और रहता है, हाँ ये नहीं मिस करना है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ईटा। ओके, तो ईटा और यहाँ पर रहता है। अच्छा क्या आपको एट फर्स्ट साइड, देखिए मैं केवल क्वेश्चन से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज भी बता रहा हूँ कि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक, ओके, दैट्स व्हाई दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर जो n है, एट फर्स्ट साइट ऐसा लगता है कि दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और गेट एग्जामिनेशन में मीन फ्री पाथ पर क्वेश्चन आ चुका है कि एक सिचुएशन में उसने टेम्परेचर प्रेशर रखा, दूसरी सिचुएशन में उसने टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया, तो क्या मीन फ्री पाथ चेंज होगा? एट फर्स्ट साइट इस फॉर्मूले से लगता है कि शायद नहीं होगा, बट इस n के बारे में तो सोचिए, ये क्या होती है, ये नंबर डेंसिटी होती है, तो नंबर डेंसिटी चेंज हो जाएगी फॉर श्योर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो नंबर डेंसिटी चेंज होगी बाय द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT NKT होता है। NRT तो सब पढ़ते हैं, NKT मैं बता रहा हूँ, ठीक, ओके। P इज इक्वल टू N/V अगर लिख दिया तो N/V क्या होता है बताएंगे आप, यही तो नंबर डेंसिटी होती है। ठीक, ईटा से डिनोट कर दे रहा हूँ, N/V इज नंबर डेंसिटी, ठीक है, ओके। तो नंबर डेंसिटी देख सकते हैं कि किस नंबर डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, P/KT आ रही है। तो अगर आप लैम्डा में रखें, लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या था, 1/√2 पाई डी स्क्वायर क्या, ईटा, और ईटा इज व्हाट, देख सकते हैं आप कि ईटा प्रेशर और टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से डिपेंड कर रहा है, P/T पर डिपेंड कर रहा है, ठीक, ओके। तो P/KT, KT कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T/D स्क्वायर P, मतलब डायमीटर पर तो कर ही रहा है डिपेंड, टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है, बट एट फर्स्ट साइट हमें लगता नहीं कि शायद वो डिपेंड कर रहा है या नहीं, ठीक है ना, क्लियर है, कूल, ओके। तो आप सबको समझ आया होगा और पॉसिबिलिटी भी बता दी कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट टाइम, है ना, मीन फ्री पाथ से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है, देखिए, डायटोमिक गैस अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, भाई प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक है, ये तो पता चलता है इस क्वेश्चन से। NET मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो अभी पिछला डिस्कस किया वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, NET में आया था, ठीक, ओके। ओके, तो क्या लिखा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप्स। एक्सपेंशन जब होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक। तो टेम्परेचर कहाँ से कितना गिर गया, ठीक, 1150 से गिर गया 400, ठीक है ना, ओके। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दिस वर्क, इतना वर्क पाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स आप गैस में रखेंगे,
कितने मोल्स रखेंगे गैस में कि आपको कितना वर्क मिल जाए, 2300 जूल मिल जाए, है ना। तो क्या करना चाहेंगे, वर्क का एक्सप्रेशन लगाएंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क का एक्सप्रेशन तो याद ही होगा ना आप लोगों को, ठीक है ना। सारी प्रोसेस में सभी को याद होना चाहिए कि क्या क्या एक्सप्रेशन है, ठीक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होता है, NR अपॉन 1 माइनस गामा, राइट, ओके, 1 माइनस गामा टी फाइनल, वो टी इनिशियल माइनस क्या, टी फाइनल, ठीक। ये वर्क डन बाय द क्या है, गैस है। यहां पर क्या कह रहा है कि अंडर द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना, ओके। तो अगर आप यहां पर वर्क रख दें, ठीक, वर्क दिया हुआ है उसने 2300, एन की वैल्यू पूछ रहा है, आर की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी दी है, 8.314, ठीक है ना, ओके। और क्या है कि टी इनिशियल कितना है, 1150, और टी फाइनल कितना है, 400, राइट। अच्छा, गामा माइनस 1 माइनस गामा तो भूलना ही नहीं। अब बताएंगे गामा की वैल्यू कितनी होगी, कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है, राइट। डायटोमिक गैस के लिए कोई गामा की वैल्यू बताएगा, चलिए कमेंट्स देख लेते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं इसका आंसर। अच्छा चित्रा पूछ रही है कि सर ईटा को एक्सप्लेन कर दीजिए, ओके, चलिए बता देते हैं। जो ईटा होता है ना, ईटा डेट इज कॉल्ड द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, नंबर अपॉन वॉल्यूम, राइट, ओके। तो नंबर अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वो क्या होती है, नंबर डेंसिटी होती है। ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर अपॉन, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन व्हाट, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस चैम्बर, ठीक, उसे ईटा बोलते हैं। क्लियर है ना, है ना। तो अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे एक्चुअली आपने जो ईटा देखा होगा ये सॉलिड स्टेट में भी देखा होगा, ठीक। कहाँ कैसे देखा होगा, जो कंसंट्रेशन वर्ड वहां यूज होता है ना, वो देखा जाए तो नंबर डेंसिटी ही तो है कि इतने नंबर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक। तो कंसंट्रेशन का दूसरा रूप ही क्या है, ये यही तो क्या है, नंबर डेंसिटी है, ठीक। तो नंबर डेंसिटी को ऐसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना, ओके। अगर है तो यस बोलिए, अगर नहीं है तो नो बोलिए, ओके। ठीक है, तो अगर आप ये सारी वैल्यूज रखते हैं, अच्छा गामा की बात करूं मैं, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f होता है, और f डाया के लिए पता है कितना होता है, 5। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ही इजी सी चीज है, ठीक है ना। डाया एटॉमिक गैस के लिए, मोनो के लिए F3 होता है, डाया के लिए F कितना होता है, 5 होता है, राइट, ओके। तो F डाया कितना हो जाएगा, 5। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई क्या हो गया, 5, यानी कि क्या हो गया, 7/5, राइट। तो अगर ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करते हैं, ठीक, तो यू विल गेट n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 0.14, क्योंकि 2 डेसिमल तक ही बताना है, तो 0.14 शायद आगे 75 इस तरीके की चीज आएगी, ठीक। अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस, है ना, ओके। देखिए मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, अगर वर्क डन बाय द गैस पूछा है तो वो आता है 1 अपॉन, ठीक, गामा माइनस 1 TI माइनस TF, और वर्क डन ऑन द गैस पूछा है, वर्क डन ऑन द गैस, तो वो होता है 1 अपॉन गामा माइनस 1, अच्छा NR भी आएगा यहाँ पर, NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ओके, तो आई शुड राइट हियर, अच्छा हमारा फिर नेगेटिव आ जाएगा, देयर शुड बी द F और देयर शुड बी द I। तो F कितना है, 400 है, और ये कितना आना चाहिए, 1150। हाँ, अब जो है ना नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला टर्म आएगा वो नेगेटिव आएगा, 1 माइनस गामा, क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो नेगेटिव से नेगेटिव इधर कट जाएगा, तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स इन पॉजिटिव, राइट।
तो आप याद रखिए कि वर्क डन बाय द गैस होता है एनआर अपॉन गामा माइनस वन टी आई माइनस टी एफ, और ऑन द गैस क्या होता है एनआर गामा माइनस वन टी एफ माइनस टी आई। होपफुली आपको समझ आया होगा। आज मैंने जो डिस्कस किया 2019 में जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आए वो डिस्कस किए, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कल अमृता मैम आप डिस्कस करेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस। ओके, तो आप कल भी आइएगा इतने ही बजे 11 बजे, है ना, और एंजॉय कीजिएगा क्लास, ठीक, और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, बाकी वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।